नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, द स्मार्ट स्टडी जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राम बाबू प्रजापति आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इससे पहले हम पिछली कक्षा की बात कर लें तो पिछली कक्षा में हमने पाठ शुरू किया था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरण की शुरुआत हमने रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन से की थी। अर्थात पदार्थों में कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं? दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं और गुण बदल जाते हैं, जबकि रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। इसी प्रकार रासायनिक परिवर्तन पढ़ा था कि जिसके भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार के गुण बदल जाते हैं, तो वह परिवर्तन क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और रासायनिक परिवर्तन होने की क्रिया ही क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात हमने पढ़ा था, यदि हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को कथन के रूप में कहें तो वह अभिक्रिया बहुत ही लंबी प्रतीत होती है, उसको बताना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए हम उसके लिए समीकरण का उपयोग करते हैं। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप ही क्या कहलाता है? उसका रासायनिक समीकरण कहलाता है, जो दो प्रकार के होते हैं। एक तो कौन से? एक तो शब्द समीकरण और दूसरा प्रतीक समीकरण, जिनको हम प्रतीकों और परमाणु द्रव्यमान, इसके अलावा भौतिक अवस्थाओं के रूप में व्यक्त करते हुए लिखते हैं। तो रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगी? किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके प्रतीकों और उसके परमाणु द्रव्यमानों तथा उसकी भौतिक अवस्थाओं के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। फिर हमने उसको समीकरण को संतुलित करने का तरीका पढ़ा, जिसके अंदर हमने कौन सी विधि पढ़ी थी? कौन सी विधि पढ़ी थी हमने उसके अंदर? तो देखिए, हिट एंड ट्रायल विधि के बारे में हमने उसके अंदर बात की थी और समीकरण संतुलित करना सीखा था। और कैसे सीखा था कि हम जो रासायनिक समीकरण है उसके दोनों ही पक्षों के जो परमाणु है, उनके जो परमाणुओं की संख्या है उनकी गणना कर लेते हैं, और उसके पश्चात दोनों तरफ तीर के निशान के बाएं तरफ और दाएं तरफ जितने भी परमाणु है उन परमाणुओं की संख्या को संतुलित कर देते हैं, जिससे वह समीकरण क्या हो जाती है? संतुलित हो जाती है। उसके पश्चात आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अर्थात रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं हम संयोजन अभिक्रिया से। किससे करते हैं? संयोजन अभिक्रिया। तो आज का अपना सबसे पहला टॉपिक रहेगा संयोजन अभिक्रिया। तो हम लिखते हैं नंबर एक लिखते हैं, जिसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। देखिए, क्या होती है संयोजन अभिक्रिया? तो आपको पता होना चाहिए कि नाम से पता चल रहा है संयोजन। क्या नाम है? संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना या फिर मिलना। तो देखिए, जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थों को हम आपस में मिला देते हैं और मिलाने पर हम देखते हैं कि उससे केवल एक ही उत्पाद प्राप्त होता है। कितना उत्पाद प्राप्त होता है? सिर्फ एक ही उत्पाद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की जो समीकरण जो अभिक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो आइए हम सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी? देखिए, ऐसी अभिक्रिया, या लिखेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक यौगिक या अभिकारक। अभिकारक क्या होते हैं? ये भी हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जो पदार्थ या अणु रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं या भाग लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं। तो यहाँ पर दो या दो से अधिक यौगिक या अभिकारक मिलकर एक
नया उत्पाद बनाते हैं, एक नया उत्पाद बनाते हैं, एक नया उत्पाद बनाते हैं, क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए परिभाषा क्या हो गई? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक यौगिक या अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे जैसे और आप इसके उदाहरण लिखते हैं। इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? देखिए जैसे में हम लिखेंगे, जैसे कोयले का दहन, कोयले का दहन, उसके पश्चात हम लिखेंगे प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन। इसके अलावा श्वसन क्रिया, श्वसन क्रिया, श्वसन क्रिया के अलावा हो जाएगा कंपोस्ट खाद का निर्माण, कंपोस्ट खाद का निर्माण, कंपोस्ट खाद का निर्माण। इसके अलावा हम एक और भी अच्छा उदाहरण लिख सकते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आदि। देखिए किसी भी संयोजन अभिक्रिया के लिए हम ऐसे कई और भी उदाहरण दे सकते हैं, परंतु ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है जो आपके मतलब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिनके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, जिसमें नाम है कोयले का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन, श्वसन क्रिया, कंपोस्ट खाद का निर्माण, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आदि। मतलब ये जितने भी उदाहरण मैंने लिखे हैं ये सबके किसके उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया। इनमें से कुछ उदाहरणों की बात हम करते हैं और उनको समझते हैं एक रासायनिक अभिक्रिया समीकरण लिखते हुए। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कोयले का दहन। सबसे पहले हम बात करेंगे कोयले का दहन। कोयले का दहन, कोयले का दहन। तो देखिए कोयले का दहन की जो भी क्रिया होगी वो क्या होगी कि हम कोयले में आपको पता होगा क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी? यहाँ पे अभिक्रिया हो जाएगी कार्बन, अभिक्रिया हो जाएगी कार्बन प्लस, जलाने के लिए कौन सी गैस सहायक होती है? ऑक्सीजन। तो कार्बन में क्या मिलाया हमने? ऑक्सीजन मिलाया या ऑक्सीजन प्रवाहित किया। देखिए कोयले में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। ऑक्सीजन गैस यदि इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं तो इसका क्या होगा? दहन। क्या होगा इसका? दहन। दहन का मतलब क्या होता है? जलना। जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो मिलने से कौन सी क्रिया होती है? दहन क्रिया होती है। और दहन क्रिया के दौरान क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर प्रवाहित होती है। तो देखिए अब इसको हम प्रत्येक समीकरण के रूप में लिखते हैं। ये तो है शब्द समीकरण। बात करते हैं प्रत्येक समीकरण की। तो बताइए कार्बन का जो परमाणु जो होता है उसका प्रतीक चिन्ह होता है सी। क्या होता है? सी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कार्बन का प्रतीक चिन्ह हो गया सी, प्लस ऑक्सीजन O2 के रूप में पाई जाती है वायुमंडल में। किसके रूप में पाई जाती है? O2 के रूप में। तो C प्लस O2 मिलकर क्या बनाएगा? CO2।
C का मतलब क्या है? कार्बन। ऑक्सीजन, O2 का मतलब क्या है? ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या है? CO2। ये तो आपने शुरू से पढ़ा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब होता है CO2। तो यहाँ पर कोयले के दहन की जो भी क्रिया है वो क्या हो जाएगी? C प्लस O2 बराबर CO2। और क्रिया कौन सी हो रही है? दहन। कौन सी क्रिया हो रही है? दहन क्रिया यहाँ पर संपन्न हो रही है। तो ये आपकी हो गई संयोजन अभिक्रिया। आगे हम कुछ और उदाहरण लिखते हैं, उससे पहले हम लिखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो देखिए क्या होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, उसके बारे में बात करते हैं। सेकंड नंबर पर लिखता हूं मैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए क्या होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसकी सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं। देखिए क्या होती है ऊष्माक्षेपी। क्षेपी का मतलब होता है उत्सर्जन करना अर्थात निकलना या प्राप्त होना। तो देखिए यहाँ पर परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ क्या निकलती हो? ऊर्जा या ऊष्मा उत्सर्जित होती हो। क्या उत्सर्जित होती हो? ऊष्मा या ऊर्जा उत्सर्जित होती हो। क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो परिभाषा हो जाएगी ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा या ऊर्जा निकलती हो। क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए क्या हो गई? ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा या ऊर्जा निकलती हो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और इस दौरान क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। तो इसके कुछ उदाहरण भी हो सकते हैं। वे उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे? देखिए जैसे मैं लिखता हूं यहां पर, जैसे और जैसे के अंदर क्या क्या हो जाएगा? देखिए प्राकृतिक गैस का दहन, इसके अंदर हम कोयले का दहन भी लिख सकते हैं क्योंकि वो भी क्या होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही होती है। तो प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन। इसके अलावा श्वसन क्रिया, श्वसन क्रिया। अब आप लोग कहोगे कि श्वसन क्रिया कैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई? तो देखिए जब भी हम श्वसन क्रिया करते हैं तो हमारे द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है, मैंने आपको जैव प्रक्रम वाले पाठ में बताया था कि जब भोजन ग्रहण किया जाता है तो ग्रहण करने के दौरान जो भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हम जो अवशोषित करते हैं क्षुधांत्र के माध्यम से, उस कार्बोहाइड्रेट का जो ऊर्जा के रूप में अवशोषण है वो श्वसन क्रिया के दौरान होता है। कैसे होता है ये मैंने आपको बताया था वहां भी कि जब श्वसन क्रिया होती है तो ऑक्सीजन श्वसन के साथ में अंदर जाती है और अंदर जाने के दौरान जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट के अंदर हो जाता है। और पाइरूवेट के अंदर विखंडन होने के साथ साथ जो विखंडन होता है, कोशिका विभाजन होता है, उसके दौरान हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसी ऊर्जा से हम कार्य करते हैं। जो भी कार्य हम करने की क्षमता हमारे अंदर आती है वो उसी ग्लूकोज के विखंडन से ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे ये क्रिया होती है।
तो यहाँ पर देखिए जो श्वसन क्रिया है ये हमें ऊर्जा प्रदान करती है, अर्थात ऊर्जा बाहर निकलती है और ऊष्मा भी बाहर निकलती है। इसीलिए श्वसन क्रिया को भी किसका भाग माना गया है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का भाग माना गया है। तो श्वसन क्रिया हो गई, प्राकृतिक गैस का दहन हो गया, आदि लिख देता हूं मैं क्योंकि 2 उदाहरण काफी है। यदि आपसे ऊष्माक्षेपी के बारे में पूछा जाए कि ऊष्माक्षेपी का उदाहरण दीजिए, आप कोयले का दहन भी दे सकते हो, उसके अंदर उदाहरण C+O2 बराबर CO2, प्राकृतिक गैस का दहन भी दे सकते हो, श्वसन क्रिया आदि के बारे में भी बता सकते हो। इसका एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं और यहाँ पर एग्जाम्पल मैं यही लेता हूं, प्राकृतिक गैस का दहन। तो देखिए प्राकृतिक गैस जो होती है उसके अंदर कौन सा अणु पाया जाता है? तो उसके अंदर मेथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेथेन। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, जो प्राकृतिक गैस होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है? मेथेन पाया जाता है। तो मैं लिखता हूं मेथेन प्लस इसको क्या मिल गई? ऑक्सीजन। मीथेन को क्या मिल गई? ऑक्सीजन मिल गई। जब मीथेन को ऑक्सीजन मिल जाएगी तो ऑक्सीजन मिलने के दौरान ये किसका निर्माण करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? कार्बन डाई ऑक्साइड का निर्माण करता है। साथ में जल के अणु भी यहाँ पर उत्सर्जित होते हैं और ऊर्जा यहाँ से बाहर निकलती है। क्या बाहर निकलती है? ऊर्जा बाहर निकलती है। अगर इनको हम समीकरणों के रूप में व्यक्त करें तो देखिए मेथेन का फॉर्मूला हो जाएगा CH4। क्या हो जाएगा? CH4 यानी मेथेन प्लस ऑक्सीजन के अणु, कितने अणु ले रहा हूं मैं? 2 अणु। क्यों? क्योंकि कार्बन की सांद्रता कितनी होती है? 4, तो इसको संयोजित करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होंगे। तो यहाँ पर देखिए प्राकृतिक गैस के दहन में ये जो दहन अभिक्रिया हो जाएगी इसके अंदर, और जब ऑक्सीजन से संयोग होगा तो संयोग होने के पश्चात ये कार्बन के साथ मिलकर ऑक्सीजन क्या बनाएगी? CO2। मतलब ऑक्सीजन के 2 अणु तो कार्बन के साथ चले गए और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दी, और जल के अणु है तो ये क्या बना देगा? H2O। क्या बना देगा? H2O। लेकिन हाइड्रोजन कितने? 4। संतुलित करने के लिए इधर भी हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 4, तो 2 लगा देंगे आगे। ऑक्सीजन भी 2 हो गए, हाइड्रोजन भी 2 हो गए, तो 2H2O प्लस ऊर्जा यहाँ पर सर्जित होती है। तो ये आपका किसका समीकरण हो गया? प्राकृतिक गैस के दहन का समीकरण हो गया। CH4 प्लस 2O2, जिससे CO2 बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस 2H2O। तो इससे कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो इससे देखिए जो अभिक्रिया हो रही है वो हो रही है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया समझ में आ गई होगी आपको। इसके अलावा हम एक और उदाहरण लिख सकते हैं। देखिए एक उदाहरण और लिखता हूं मैं। बुझा हुआ चूना। देखिए यहां से मैं लिखता हूं बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना में क्या मिला दिया? जल। बिना बुझा हुआ चूना है, उसके अंदर मैंने क्या मिला दिया? जल। तो जल मिलाने पर क्या हुआ? देखिए जल मिलाने पर इसमें बुझा हुआ चूना हमें प्राप्त होता है। कैसा चूना प्राप्त होता है? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। क्या निकलती है? ऊष्मा या फिर ऊर्जा बाहर निकलती है। अब बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है? तो देखिए कुछ जो ये जो आपको अणु दिख रहे हैं, अणुओं के आपको रासायनिक सूत्र पता होना आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए जो ये जो रासायनिक सूत्र है ये आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे, इसलिए मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो बिना बुझा हुआ चूना है इसका जो सूत्र होता है वो होता है, क्या होता है वो? कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात बिना बुझा हुआ चूना। अब बिना बुझा हुए चूने में यदि हम जल की मात्रा डालें, किसकी मात्रा डालें? जल की मात्रा अर्थात H2O डालें, तो डालने पर देखिए जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार से संपन्न होती है। तो यहाँ पर अभिक्रिया संपन्न होती है कैसे? जो कैल्शियम है ये हाइड्रोक्साइड आयनों के साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो हम लिखेंगे CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्या निकलेगी? ऊष्मा। क्या निकलेगी? ऊष्मा यहां से बाहर
निकलेगी। तो देखिए जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बुझा हुआ चूना। तो यहाँ पर ये भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके लिए हम सीधा सीधा एक उदाहरण ले, जो इसकी जो बात करें सामान्य भाषा में ऐसे समझ सकते हैं। आपने देखा होगा रंगाई पुताई करने के लिए जो जो जैसे उसे हम सामान्य भाषा में, मेरी भाषा में तो कड़ी बोलते हैं, हम तो कड़ी बोलते हैं उसको, है ना, परंतु वो क्या होता है, चूना होता है। रंगाई पुताई के लिए बाजार से मिल जाता है जो चूना होता है बिना बुझा हुआ, उसको लेकर आते हैं किसी बाल्टी में या उसमें डालते हैं, फिर उसके अंदर जल डालते हैं। तो जल डालते समय आपने देखा होगा कि उसके अंदर जो जब पानी डालते हैं तो उसके अंदर बुलबुले उठते हैं, ऐसे लगता है जैसे पानी उबलने लग गया हो। और यदि आप उसे स्पर्श करके देखेंगे तो आपको बाल्टी पूरी गर्म महसूस होगी और ऐसे लगेगा जैसे इसके अंदर आग जल रही हो या इसको उबाल रहे हो। इस प्रकार से वह ऊष्मा उत्सर्जित करता है, उसके अंदर से धुआं निकलने लगता है, भाप वाष्प बाहर निकलने लगती है। ठीक है, तो ये जो क्रिया है वो यही क्रिया है कैल्शियम ऑक्साइड वाली। वो जो कड़ी होती है, जो चूना होता है, वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जबकि उसके अंदर पानी डालते हैं तो पानी डालने पर वो कैसे बदल जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। उसके अंदर जो ऊष्मा थी वो ऊष्मा क्या हो जाती है, उत्सर्जित। इसलिए उस अभिक्रिया को हम क्या नाम देते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नाम देते हैं। आगे चलते हैं, ऊष्माक्षेपी के पश्चात हम दूसरी अभिक्रिया पढ़ते हैं जिसका नाम है, दूसरी अभिक्रिया पढ़ते हैं जिसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। क्या नाम है, वियोजन अभिक्रिया। हमने अभी तक जो अभिक्रिया पढ़ी थी वो थी संयोजन अभिक्रिया, जिसके अंदर हमने कुछ उदाहरणों के बारे में बात की थी। अब पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। देखिए क्या होती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना, संयोजन का मतलब जुड़ना, जबकि वियोजन का मतलब टूटना। दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे की विपरीत है। एग्जाम में आपके ये प्रश्न भी बन सकता है कि संयोजन और वियोजन एक दूसरे की विपरीत अभिक्रियाएं होती है, कैसे, उदाहरण सहित समझाइए। तो फिर आपको उदाहरण दे, इनकी सबसे पहले तो परिभाषा देनी पड़ेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि संयोजन में तो दो पदार्थ मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, जबकि वियोजन में एक पदार्थ दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। तो एक में तो जुड़ के एक उत्पाद बन रहा है, जबकि एक में एक उत्पाद, एक अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं। एक में जुड़ रहे हैं और एक में टूट रहे हैं। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर वियोजन और अभिक्रिया में यह अंतर बताना है, फिर इनके उदाहरण देने हैं। एक में संयोजन का उदाहरण जैसे कोयले का दहन दे देंगे, या प्राकृतिक गैस का दहन दे देंगे, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड या जो बिना बुझा हुआ चूना है उससे बुझा हुआ चूना प्राप्त करने का सूत्र दे देंगे। और वियोजन अभिक्रिया में हम अलग अलग प्रकार से आगे पढ़ेंगे, कौन कौन से उदाहरण आप दे सकते हो। तो देखिए सबसे पहले तो इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक दो या दो से अधिक अणुओं में वियोजित हो जाता है या अपघटित हो जाता है, इसको अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं, देखिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है,
वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है क्या कहलाती है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसका भी उदाहरण लिखते हैं। जैसे तो जैसे में क्या लिखेंगे? जैसे 2FeSO4 ये होता है फेरस सल्फेट। क्या होता है? फेरस सल्फेट। तो 2FeSO4 हमने क्या किया? इसको दी ऊष्मा। क्या दी? ऊष्मा। ऊष्मा देने पर हमने देखा कि ये जो फेरस सल्फेट था ये 2 या 2 से अधिक अणुओं में टूट गया। और कैसे टूट गया? ऊष्मा देने पर ये फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में बदल गया, प्लस SO2 या SO3। एक का नाम सल्फाइड गैस है, एक का नाम सल्फाइट गैस है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो देखिए हमारे पास फेरस सल्फेट केवल एक ही अणु था। कितना अणु था? एक। और फेरस सल्फेट कैसा अणु है? सॉलिड। कैसा अणु है ये? ये है सॉलिड। जबकि ये फेरिक ऑक्साइड कैसा हो गया? ये भी सॉलिड है और ये गैस के रूप में है। ये भी गैस के रूप में है। तो देखिए एक अभिकारक था और एक अभिकारक को हमने ऊष्मा दी। ऊष्मा देने पर ये कितने अणुओं में टूट गया? 3 अणुओं में। तो बताइए कैसे अभिक्रिया हो गई? वियोजन या अपघटन। अपघटन का मतलब क्या होता है? टूटना। अपघटन, घटन यानी घटना, टूटना। तो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है ये 3 अलग अलग उत्पादों में टूट गई है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम हो गया वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं, देखिए मैं इनके नाम भी लिख देता हूं। ये तो है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट। इसका नाम हो गया फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड ये हो गया। इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। सल्फर डाई। देखिए 2 का मतलब डाई, 3 का मतलब ट्राई, तो सल्फर डाई ऑक्साइड। और इसे हम सामान्य भाषा में सल्फाइड गैस भी बोल देते हैं। जबकि ये हो जाएगा सल्फर ट्राई ऑक्साइड। सल्फर ट्राई ऑक्साइड। सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो यहां पर अगर हम इसको कथन के रूप में भी कहें तो ये कह सकते हैं कि किसी फेरस सल्फेट अणु को यदि ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा देने पर वह फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। इसलिए इसे हम वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण कह सकते हैं। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर एक विशेष लाइन लिखनी है हमें, और वो विशेष लाइन क्या लिखनी है? देखिए वो विशेष लाइन हमें लिखनी है कि जो वियोजन अभिक्रिया है, स्टार लगा देता हूं, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। और ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो इनके नाम लिखते हैं हम। सबसे पहला हो जाएगा ऊष्मीय वियोजन। सबसे पहला नाम क्या हो जाएगा? ऊष्मीय वियोजन। दूसरा नाम क्या हो जाएगा? तो दूसरा नाम हो जाएगा प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन। तीसरा नाम क्या हो जाएगा? तो तीसरा नाम हो जाएगा विद्युतीय वियोजन। विद्युतीय वियोजन।
तो देखिए वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक का नाम ऊष्मीय वियोजन, दूसरा प्रकाशीय वियोजन, तीसरा विद्युतीय वियोजन। यदि हम इनकी परिभाषाओं की बात करें तो परिभाषाएं हो जाएगी, अगर ऊष्मीय वियोजन है तो ऊष्मा देने पर अपघटन हो रहा है या वियोजन हो रहा है। ऊष्मा देने पर कोई अणु यदि टूट जाता है और दो या दो से अधिक अणुओं में टूट जाता है तो वो ऊष्मीय वियोजन। प्रकाश प्रवाहित करने पर, प्रकाश किसका? सूर्य का। तो यदि किसी अणु में सूर्य का प्रकाश प्रवाहित करते हैं और वह दो या दो से अधिक अणुओं में टूट जाता है तो उसे हम प्रकाशीय वियोजन कह सकते हैं। और यदि किसी यौगिक में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा किसमें करेंगे? या तो किसी चालक में, और चालक में नहीं करेंगे तो किसी जलीय विलयन में। तो यहाँ पर जलीय विलयन की बात करेंगे। यदि किसी जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो जलीय विलयन दो या दो से अधिक अणुओं में टूट जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विद्युतीय वियोजन कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और हम 1 नंबर डालते हैं, और 1 नंबर डालकर हम लिखते हैं सबसे पहले ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन परिभाषा क्या हो जाएगी? तो देखिए परिभाषा लिखते हैं इसकी, यदि किसी अभिकारक को, यदि किसी अभिकारक को ऊष्मा प्रदान करने पर, ऊष्मा प्रदान करने पर, ऊष्मा प्रदान करने पर वह छोटे छोटे, यदि किसी अभिकारक को ऊष्मा प्रदान करने पर वह छोटे छोटे उत्पादों में, छोटे छोटे उत्पादों में, छोटे छोटे उत्पादों में वियोजित, छोटे छोटे उत्पादों में वियोजित हो जाता है, हो जाता है। क्या कहलाता है? ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। ऊष्मीय वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। जैसे, यदि हम जैसे की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा? देखिए जैसे कोई ऐसा अणु लेते हैं जिसको यदि हम ऊष्मा प्रदान करें तो वह दो या दो से अधिक अणुओं में टूट जाए। तो यहां पर हम लेड नाइट्रेट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लेड नाइट्रेट, जिसका सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। आगे 2 भी लगा देता हूं मैं, 2PbNO3 का होल ट्वाइस। यदि हम इसको ऊष्मा प्रदान करेंगे तो क्या हो जाएगा? तापन, मतलब इसको गर्म करेंगे। ऊष्मा देने पर क्या होता है? तापन ही होता है। गर्म करते हैं और गर्म करने पर ये किसमें बदल जाएगा? तो देखिए ये बदल जाएगा 2PbO। PbO का मतलब, Pb का मतलब होता है लेड। क्या होता है? लेड। और O का मतलब ऑक्सीजन। तो जब किसी, अब लेड क्या है? धातु या अधातु, और धातु या अधातु के साथ में यदि ऑक्सीजन मिलती है तो किसका निर्माण करती है? ऑक्साइडों का निर्माण करती है। तो यहाँ पर Pb यानी लेड के साथ में ऑक्सीजन मिल रहा है तो क्या बनाएगा? लेड ऑक्साइड। तो लेड ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है, साथ में नाइट्रेट का निर्माण हो रहा है। 4NO2 प्लस कौन सी गैस बाहर निकल रही है? ऑक्सीजन। तो बताइए लेड नाइट्रेट कैसा अणु था? एक अणु था। कितना अणु था? एक। इसको हमने गर्म किया, ऊष्मा प्रदान की, और ऊष्मा प्रदान करने पर यह कितने अणुओं में टूट गया? 3 अणुओं में। तो मैं नाम भी लिख देता हूं इनके। ये तो है लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। ये हो जाएगा लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड, ये हो जाएगा नाइट्रेट, और O2 का मतलब तो आप जानते होंगे, ऑक्सीजन। तो ये कैसे अभिक्रिया हो गई? ऊष्मीय वियोजन। यहां से आपको एक बात और समझनी पड़ेगी,
यहां से आपको एक बात और समझनी पड़ेगी, और वो क्या समझनी पड़ेगी कि यदि हम किसी अणु को ऊष्मा दे रहे हैं तो ऊष्मा पाकर वह 2 या 2 से अधिक अणुओं में टूट रहा है, तो 2 या 2 से अधिक अणुओं में टूट रहा है, उत्पाद का निर्माण कर रहा है। तो जब हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ी थी तो वहां पर हमने पढ़ा था ऊष्माक्षेपी, मतलब ऊष्मा निकल रही है, यदि ऊष्मा निकल रही है तो ऊष्माक्षेपी। यहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, मतलब ऊष्मा देनी पड़ रही है, तो यहाँ पर अभिक्रिया क्या हो जाएगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो हम उस अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है। तो मैं टॉपिक डालता हूं यहाँ पे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, उदाहरण तो ऊपर लिखा हुआ है, ये इसी उदाहरण के आधार पर हम इसकी परिभाषा भी लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। तो जहां ऊष्मा का अवशोषण होता है अभिक्रिया क्या हो जाएगी, ऊष्मा शोषी, और जहां ऊष्मा बाहर निकल रही हो वहां पर क्या हो जाएगी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो परिभाषा देखिए क्या हो जाएगी, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद प्राप्त करने के लिए उत्पाद प्राप्त करने के लिए ऊष्मा अवशोषित होती है। ऊष्मा अवशोषित होती है। क्या अवशोषित होती है? ऊष्मा अवशोषित होती है। क्या कहलाती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो दोनों अभिक्रियाएं हो गई है, एक में तो ऊष्मा निकल रही है इसलिए उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, एक में ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर यदि लेड नाइट्रेट को हम क्या देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो ऊष्मा देने पर यह लेड ऑक्साइड और नाइट्रेट में और ऑक्सीजन में टूट जाता है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। पीछे हमने एक अभिक्रिया और पढ़ी थी फेरस सल्फेट की, यहाँ भी देखिए हम इसको क्या दे रहे हैं, ऊष्मा, तो ये भी किसका उदाहरण हो जाएगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का ही उदाहरण हो जाएगी। देखिए हम ये जो रासायनिक अभिक्रियाओं वाले पार्ट है, इन अभिक्रियाओं में हम देखेंगे कि कुछ अभिक्रियाएं कॉमन है, मतलब एक ही अभिक्रिया 2-3 जगह पे काम में आ रही है, तो ऐसी कई अभिक्रियाएं हैं, इसलिए आप डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो उदाहरण है, इन उदाहरणों को सबको देखना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है पता नहीं कब कौन सा उदाहरण आपको दे दे, या एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि आपको यहाँ पर क्या दे देंगे, एक बिल्कुल अभिक्रिया दे देंगे और उस अभिक्रिया में आपको खाली स्थान दे देंगे और कहेंगे कि अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, अधूरी अभिक्रिया दे देंगे, उसमें आपको या तो अभिकारकों की जगह खाली छोड़ देंगे या उत्पाद की जगह खाली छोड़ देंगे, फिर वहां पर आपको उस खाली स्थान में अभिकारक या उत्पाद का नाम लिखना पड़ेगा। ऐसी भी अभिक्रिया आती है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, और शायद अर्धवार्षिक में भी क्वेश्चन आया होगा, आप देखना कि अभिक्रिया पूर्ण कीजिए, ऐसा प्रश्न आता है, उसमें आपको अभिकारक या उत्पाद का नाम लिखना होता है। आगे बात समझ में, तो यहाँ पर देखिए ये जो लेड नाइट्रेट वाली अभिक्रिया है, ये किसकी अभिक्रिया हो जाएगी, उसमें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगी। आगे हम चलते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कौन सी अभिक्रिया, सेकंड नंबर डाल के लिखते हैं प्रकाशीय वियोजन। कौन सा वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। अब देखिए प्रकाशीय वियोजन क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, वहां ऊष्मा दे देते हैं, यहाँ सूर्य का प्रकाश दे देंगे, तो अभिक्रिया परिभाषा बिल्कुल सेम हो जाएगी। वियोजन का मतलब टूटना होता है, दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटना या छोटे छोटे उत्पादों में टूटना। तो यहाँ पर देखिए परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक को
किसी यौगिक में सूर्य का प्रकाश, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में सूर्य का प्रकाश प्रवाहित किया जाए, प्रकाश प्रवाहित किया जाए, किसका प्रकाश प्रवाहित किया जाए? सूर्य का प्रकाश प्रवाहित किया जाए तो वह छोटे छोटे उत्पादों में वियोजित हो जाता है, वियोजित हो जाता है। तो वह छोटे छोटे उत्पादों में वियोजित हो जाता है। क्या कहलाता है? प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में सूर्य का प्रकाश प्रवाहित किया जाए तो वह छोटे छोटे उत्पादों में वियोजित हो जाता है। क्या कहलाता है? प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। जैसे में हम इसमें भी एक अभिक्रिया लिखते हैं तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी? देखिए, जैसे 2AgBr। AgBr का मतलब होता है सिल्वर ब्रोमाइड। Ag किसका सूत्र है यहाँ पर? Ag सूत्र है यहाँ पर चांदी का, इसे सिल्वर हम कहते हैं। तो ये सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। और सिल्वर ब्रोमाइड में यदि हम किसका प्रकाश प्रवाहित करें? इसके अंदर हम सूर्य का प्रकाश प्रवाहित करें, सूर्य का प्रकाश। यदि इसके अंदर हम सूर्य का प्रकाश प्रवाहित करें तो हम क्या देखते हैं कि ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है ये Ag2Ag प्लस Br2 में विघटित हो जाता है या वियोजित हो जाता है। इनके मैं नाम भी लिख देता हूं। देखिए, ये हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। जबकि ये सिल्वर में टूट गया और ये क्या हो गया? ब्रोमीन गैस। कैसी गैस हो गई है? ब्रोमीन गैस। आगे बात समझ में? ये हो गया प्रकाशीय वियोजन। एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है, अर्थात ये जो अभिक्रिया है सिल्वर ब्रोमाइड को सिल्वर और ब्रोमीन में विघटित करना, वियोजित करना, तो इस अभिक्रिया का उपयोग कहाँ किया जाता है? प्रश्न बन जाता है कि यदि हम सिल्वर ब्रोमाइड में सूर्य का प्रकाश प्रवाहित करें तो क्या होगा? तो एक बात तो आपको पता लगी होगी कि Ag और Br2 में विघटित हो जाएगा या वियोजित हो जाएगा। आगे बात समझ में? परंतु एक बात और ध्यान रखनी है कि यदि हम सिल्वर ब्रोमाइड में सूर्य का प्रकाश प्रवाहित करते हैं तो इसका उपयोग हम श्वेत श्याम फोटोग्राफी के अंदर भी करते हैं, अर्थात ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर भी इसका उपयोग करते हैं। तो ये बात मैं आपको स्टार लगा के लिख देता हूं। देखिए, लिख देता हूं, इस अभिक्रिया को या इस अभिक्रिया का उपयोग इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी
इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं और तीसरी अभिक्रिया की बात करते हैं, तीसरे प्रकार की बात करते हैं, जिसका नाम है विद्युतीय वियोजन। क्या नाम है? विद्युतीय वियोजन। और आपको मैंने परिभाषा तो बताई थी कि यहाँ पर विद्युत की बात आ रही है तो विद्युत या तो किसी चालक में प्रवाहित होगी या किसी जलीय विलयन में। तो यहाँ पर चालक की बात तो हम करेंगे नहीं, किसकी बात करेंगे? जलीय विलयन, क्योंकि अभिक्रिया के लिए हमें कैसा विलयन चाहिए? तो जलीय विलयन, ठोस विलयन भी चाहिए, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ विलयन बनाना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर देखिए विद्युतीय वियोजन की बात हम करते हैं और विद्युतीय वियोजन में हम यहाँ पर परिभाषा लिखते हैं। सबसे पहले, यदि किसी यौगिक के यदि किसी यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यदि किसी यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वह यौगिक छोटे छोटे उत्पादों में वियोजित हो जाता है। क्या कहलाता है? विद्युतीय वियोजन कहलाता है। विद्युतीय वियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युतीय वियोजन कहलाता है। इसका भी उदाहरण लिख लेते हैं। तो देखिए उदाहरण आपको पता होना चाहिए। जैसे अब जलीय विलयन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं जल का ही एक अणु ले रहा हूं, अर्थात 2H2O जल का अणु लेते हैं और जल के अणु में क्या प्रोवाइड करते हैं? विद्युत धारा प्रोवाइड करते हैं। तो हम क्या देखेंगे कि जो जल का अणु है वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में वियोजित हो जाएगा, अर्थात 2H2 प्लस O2 2H2 प्लस O2 के अंदर ये वियोजित हो गया है। तो देखिए मैं यहां लिख देता हूं, ये किसका अणु है? जल का अणु है। ये किसका अणु है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस हो गई और ये ऑक्सीजन गैस हो गई। ऑक्सीजन गैस। आगे बात समझ में। देखिए
जल के अणु में विद्युत धारा प्रवाहित की, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर वियोजित हो गया। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युतीय वियोजन कहते हैं। अब हम अगली अभिक्रिया पर चलते हैं और ये वियोजन अभिक्रिया कंप्लीट होती है। 3 नंबर पे हम लिखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। और ये अभिक्रिया परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस अभिक्रिया का प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है या अर्धवार्षिक में भी पूछा जाता है। तो आपको इस अभिक्रिया के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है और इस अभिक्रिया का उदाहरण भी आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि विस्थापन अभिक्रिया का कोई उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर परिभाषा क्या हो जाएगी? सबसे पहले हम परिभाषा लिखते हैं। देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, अब जिसमें मतलब क्या होता है इस अभिक्रिया में? देखिए, विस्थापन है। विस्थापन का मतलब होता है कि कोई एक अणु आया और दूसरे अणु पे जो अणु है, कोई परमाणु आया और किसी जो दूसरा अणु है उस अणु के अंदर जो परमाणु उपस्थित है उस परमाणु को वो अपने स्थान से हटाकर उसकी जगह खुद ले लेता है। तो इस घटना को कहते हैं विस्थापन। तो विस्थापित करना अर्थात जब, अब ऐसा कब होता है? जब एक अणु कम क्रियाशील हो और दूसरा अणु अधिक क्रियाशील हो। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील अणु, कैसा अणु? अधिक क्रियाशील अणु कम क्रियाशील अणु को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम लिखते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच, जिसमें अधिक क्रियाशील अणु, जिसमें अधिक क्रियाशील अणु, जिसमें अधिक क्रियाशील अणु कम क्रियाशील अणु को अधिक क्रियाशील अणु कम क्रियाशील अणु को कम क्रियाशील अणु को विस्थापित कर देता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील अणु कम क्रियाशील अणु को विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, एक काम करता हूं मैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील अणु कम क्रियाशील अणु को विस्थापित कर देता है, क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और इस अभिक्रिया का उदाहरण देख के क्या हो जाएगा? उदाहरण लिखते हैं आगे। जैसे यहां पर हम बात करते हैं Fe+CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये एक विलयन है। इस विलयन से क्या बन रहा है? फेरस सल्फेट का निर्माण हो रहा है और कॉपर यहाँ पर बाहर निकल रहा है। देखिए, इस अभिक्रिया में हम क्या समझे? कॉपर सल्फेट का विलयन था। किसका विलयन था? कॉपर सल्फेट का। मैं लिख देता हूं, ये किसका विलयन है? कॉपर सल्फेट का विलयन है। ये क्या है? फेरस। इसके बारे में तो आप जानते होंगे, आयरन, लोहा,
फेरस, फेरस लोहे का प्रतीक है Fe। इससे क्या बन गया देखिए कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में जो कॉपर था वो तो निकल गया, इसकी जगह पे इसके स्थान किसने ले लिया? फेरस ने, Fe ने ले लिया, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर कॉपर क्या है? कम क्रियाशील अणु है, जबकि फेरस क्या है? अधिक क्रियाशील अणु है। तो इसका नाम हो जाएगा फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट इसका नाम हो जाएगा। और Cu का मतलब तो क्या होता है? कॉपर। अब यहाँ पर समस्या यह आती है कि अधिकतर बच्चों की समस्या यह आती है कि सर यहाँ पर पता कैसे चला कि Fe अधिक क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है? तो देखिए आगे हम एक पाठ पढ़ेंगे, पाठ 3, उसके अंदर हम धातुओं के निष्कर्षण के दौरान हम एक सक्रियता श्रेणी की बात करेंगे। उस सक्रियता श्रेणी में हम कुछ ऐसे अणुओं की बात करेंगे जो क्रियाशीलता के आधार पर एक निश्चित क्रम में जमे हुए होते हैं। यहाँ पर मैं कुछ अणुओं की बात करूं तो देखिए सबसे अधिक क्रियाशील जो अणु होता है वो होता है पोटेशियम। क्या होता है? पोटेशियम। के का मतलब होता है पोटेशियम। पोटेशियम, ये जो पोटेशियम अणु होता है ये सबसे अधिक क्रियाशील होता है, जबकि सबसे कम क्रियाशील अणु जो होता है वो होता है ओरम। ओरम का मतलब होता है सोना। ओरम, ओरम का मतलब क्या होता है? सोना, स्वर्ण, गोल्ड। तो गोल्ड जो है वो सबसे कम क्रियाशील होता है, जबकि सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है? पोटेशियम। इसी प्रकार से पोटेशियम से कम क्रियाशील सोडियम होता है, सोडियम से कम क्रियाशील जिंक होता है, जिंक से कम होता है फेरस, जिंक से कम क्या होता है? फेरस, और फेरस से कम क्या होता है? कॉपर। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार से जो क्रियाशीलता है वो घटती हुई जाती है। सबसे अधिक पोटेशियम होता है, उसके पश्चात लिथियम का भी नंबर आता है, सोडियम का भी आता है, जिंक का भी आता है, फेरस का भी आता है। फेरस के बाद में और भी जैसे ऐसे अणु आते हैं, सिल्वर हो गया, लेड हो गया, उन सब के बाद में किसका नंबर आता है? कॉपर का। और सबसे कम किसका आता है? ओरम, सोना, गोल्ड। गोल्ड बिल्कुल अक्रिय धातु मानी जाती है, बिल्कुल तो नहीं लेकिन ये अधिकांशतः इसको हम अक्रिय धातु ही कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्रिय धातु, जिसकी क्रियाशीलता सबसे कम होती है। और ये जो पर्यावरण होता है उसके अंदर, प्रकृति के अंदर ये बिल्कुल शुद्ध रूप में पाया जाता है। जो ओरम या गोल्ड होता है इसका जो अयस्क होता है बिल्कुल शुद्ध रूप में पाया जाता है, इसलिए इसको सबसे कम क्रियाशील धातु माना गया है। आगे चलते हैं और अगली अभिक्रिया की बात करते हैं जिसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं। तो परिभाषा देखिए इसकी क्या हो जाएगी? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए परिभाषा क्या हो गई? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। किसका आदान प्रदान होता है? आयनों का। या हम ऐसे कहें कि किसी भी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें दो अभिकारक है और दोनों अभिकारकों के जो अणु है एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं।
शब्द आ रहा है द्विविस्थापन। द्वि मतलब दो, मतलब दो अणु एक दूसरे को विस्थापित करते हैं। विस्थापन का मतलब विस्थापित करना। तो जब दोनों अणु एक दूसरे को विस्थापित करें तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? द्विविस्थापन। अब यहाँ पर आयनों की बात हो रही है तो सीधी सी बात है, एक पर ज्यादा आयन होंगे तो एक पर कम होंगे, एक पर धनायन होगा तो एक पर ऋणायन होगा। इस प्रकार से आयन होंगे तो वे आयन एक दूसरे को क्या कर देंगे? आदान प्रदान करते हैं। वो उसका आयन उसको प्रदान करता है, वो उसका आयन उसको प्रदान करता है। तो इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण लिखते हैं, जैसे सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 अर्थात बेरियम क्लोराइड, और जब इनके मध्य अभिक्रिया करवाए तो इससे हमें क्या प्राप्त हुआ? बेरियम सल्फेट प्राप्त हुआ और सोडियम क्लोराइड अवक्षेप के रूप में हमें प्राप्त होता है। बेरियम सल्फेट भी हमें प्राप्त होता है और सोडियम क्लोराइड भी हमें प्राप्त होता है। जबकि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है वो हमें अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है और बेरियम सल्फेट हमें विलयन के रूप में प्राप्त होता है। और इसी अवक्षेप प्राप्त होने के कारण इस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। अवक्षेपण का मतलब होता है कि इस अभिक्रिया में विलयन के मध्य में एक बिल्कुल ठोस पदार्थ प्राप्त होता है जो जल में अविलेय होता है, विलयन में अविलेय होता है, जिसे हम अवक्षेप नाम देते हैं। और इस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो कई बार प्रश्न आ जाता है कि जो अवक्षेपण अभिक्रिया होती है वह अभिक्रिया किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो वह द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसके अंदर दो अणु मिलकर क्या करते हैं? अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं और उनसे हमें अवक्षेप प्राप्त होता है, जिसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनके नाम लिख देते हैं। सबसे पहले तो अणुओं के, इसका नाम हो जाएगा सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। ये हो जाएगा बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। और ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड खाने का नमक, सादा नमक, ठीक है। तो यहां पर ये जो अभिक्रिया है किसका अभिक्रिया उदाहरण है? ये अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसके बारे में मैं आगे लिख देता हूं। देखिए स्टार लगा देता हूं। उपरोक्त अभिक्रिया में उपरोक्त अभिक्रिया में श्वेत रंग का, श्वेत या सफेद, श्वेत रंग का एक पदार्थ का निर्माण होता है। श्वेत रंग का एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय होता है, जो जल में अविलेय होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे अवक्षेप कहते हैं। आपको अभी भी मैंने बताया था कि अवक्षेप क्या होता है? जो जल में अविलेय होता है उसे अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। तथा इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तथा इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं।
अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, उपरोक्त अभिक्रिया में श्वेत रंग का एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय होता है। क्या होता है? अविलेय। अविलेय का मतलब घुलता नहीं है। इसे हम क्या कहते हैं? अवक्षेप। तथा इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसके साथ ही आज की क्लास का टाइम हो गया है, तो हम आपसे विदा चाहते हैं। द स्मार्ट स्टडी जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।